हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल, जिसका मोटो है नर्सिंग एजुकेशन एंड लेटेस्ट की रिक्रूटमेंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर करना। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश के जो सबसे बड़े राष्ट्रीय त्योहारों में से एक स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, गांधी जयंती, उनमें से एक गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस की इम्पोर्टेंस हम सब इंडियंस की लाइफ में उस तरह से है जैसे कि एक त्यौहार हो, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है कि जैसे हम सभी ने कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड के अंदर गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के दिन मतलब सुबह तैयार होना, वाइट यूनिफॉर्म पहनना, एकदम से एकदम ड्रेसअप होके रेडी होके स्कूल जाना, एंड उस दिन हमें जो लड्डू मिलना होता है, एक हैप्पीनेस जो होती है ना, वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। और अगर गणतंत्र दिवस की यूँ इम्पोर्टेंस समझे तो पूरा देश एक यूनाइटेड फील करता है। और जो राजपथ, जैसे कि अब वर्तमान में तो नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति जी है फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं, अलग अलग राज्यों की जो झांकियाँ है, अलग अलग प्रदेशों का जो सांस्कृतिक वातावरण है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गूज़बम्प्स वाला फील होता है। और बसंत पंचमी, जैसा कि मैंने बताया है, कल ही 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन था। तो माता सरस्वती को एजुकेशन की देवी माना जाता है, गॉडेस ऑफ एजुकेशन, एंड उन सभी की ब्लेसिंग से ही हम सब अपने एफर्ट्स को एक क्रिएटिव वे के अंदर अपने गोल को अचीव करने में लगाते हैं। तो आई प्रे कि आप सबका जो गोल है जल्द से जल्द अचीव हो। इसी बेस्ट विशेस के साथ में शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, लेटेस्ट के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम आपके साथ में यहाँ पर शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, द सेलिएंट फीचर ऑफ नर्सेज रिकॉर्ड्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। जो नर्सिस रिकॉर्ड हम बनाते हैं, जो हम मेंटेन करते हैं नर्सिंग स्टेशन पर, वो उनके जो मुख्य बिंदु है या उनके अंदर नर्सिंग रिकॉर्ड्स के अंदर क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये राइट आंसर बैठता है, ठीक है। तो ये आपको वेराई कर सकता है कि ऑप्शंस के अंदर कुछ और भी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, बट दैट मे बी सिमिलर और synonym of these words which is described here। कंप्लीट, एक तो पूरा होना चाहिए। जैसे कि कोई भी नर्सिंग रिकॉर्ड लिखेंगे तो दिखती सी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भी हम जो नर्सिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उस नर्सिंग रिकॉर्ड के अंदर पर्टिकुलर हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, जो भी हम ड्यूटी के अंदर चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट से रिलेटेड ड्यूटी के अंदर हम जो भी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, एंड जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स होती है, एंड पर्टिकुलर पेशेंट के साथ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग योर ड्यूटी, ठीक है, तो उन सभी को हमें लिखना होता है कंप्लीटली। मीन्स कि भी आपका पेशेंट को नोजिएट या वॉमिटिंग हो गई है, ठीक है, तो आपने कब फाइंड आउट किया, ठीक है, एंड उसके बाद में आपने क्या स्टेप उठाया, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या लिया, डॉक्टर को कब इन्फॉर्म किया, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद में डॉक्टर ने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए, और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद में आपने डॉक्टर के जो उस इंस्ट्रक्शन को है रिकॉर्ड में लिखा या नहीं लिखा, एंड लेटर ऑन जब पेशेंट सेटल डाउन हो जाता है, फिर उस कंडीशन को भी आपने नर्सिंग रिकॉर्ड में लिखा या नहीं लिखा, क्लियरली आपने मेंशन किया नहीं किया, वो चीज़ जरूर होनी चाहिए। एंड कंसाइज, संक्षिप्त में, ऐसा नहीं है कि ये इतनी बजे ये हुआ था, ये उसके बाद में एमएसएस का ये हो गया था, इसको डिस्कार्ड करवाने के रिलेटिव, या फिर हॉस्पिटल के वार्ड के स्टाफ को बुलाया था एसके, और फिर उसके बाद में क्लीनिंग वगैरह, ये नहीं। आपको बस यही चीज़ करने की, इंसिडेंट कब हुआ, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी प्रोसीजर हो, ठीक है, आप किसी भी प्रोसीजर को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इंसिडेंट कब हुआ, ठीक है, मींस पेशेंट को वॉमिट हुई या पेशेंट को पेन की कंप्लेंट हुई, ठीक है, फिर उसके बाद में आपने डॉक्टर को इतनी बजे इन्फॉर्म किया, फिर उसके बाद में इन्फॉर्म करने के बाद में डॉक्टर ने वो पर्टिकुलर पेन किलर लिखी, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर इन्फॉर्म करने के बाद में जो प्रिस्क्रिप्शन ऑन कॉल या फिर रिटर्न के अंदर मिला, उसको आपने नर्सिंग रिकॉर्ड में आपने क्लियरली लिखा या नहीं लिखा, ठीक है। पहले आपको पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड जो आपका रूट है, जो प्रिस्क्राइब्ड नोट्स है, ठीक है, वो आपको
मेंशन करने वहाँ पे अच्छे से क्लियरली, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने मतलब जब पेशेंट की कंडीशन मतलब रिलैक्स्ड हो गई तो फिर आपने डॉक्टर को बताया नहीं बताया कि भाई क्या आउटकम हुआ, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर पूछते हैं, क्योंकि ये भी तो बताना ज़रूरी है कि भाई आपने उस सिचुएशन में जो इंटरवेंशन लिया, ठीक है, क्लिनिकली, उससे पेशेंट को उस कंडीशन में रिलैक्स्ड फील हुआ या नहीं हुआ, आउटकम पॉजिटिव आया या नहीं आया, ठीक है, मीन्स मतलब इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ ये तो पता चलना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम लेटर ऑन और भी मतलब जो पैरासीटामोल, एक एग्जांपल देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दिए, अगर उससे आगे बढ़कर हम ट्रामाडोल पे जाते हैं, उससे भी आगे बढ़कर हम मॉर्फिन पे जाना होता है, तो फिर जब हमें आउटकम मिलेगा तभी तो हम सोचेंगे कि यहीं पर रुकना है या इसके ऊपर भी जाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए, टाइम बाय टाइम, ठीक है। ऐसे नहीं कि भी जो डिस्क्रिप्शन है 4 लाइन का और आप लिख रहे हो 10 लाइन का, नहीं, नथिंग लाइक दैट। एंड नर्सिंग रिकॉर्ड्स के अंदर भी, चाहे आपका वो एडमिशन डिस्चार्ज रजिस्टर हो, ठीक है, चाहे वो आपको इन्वेंट्री रजिस्टर हो, चाहे वो आपका कोई भी HIC रजिस्टर हो, ठीक है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल रजिस्टर हो, ठीक है, एंड जो भी मतलब आपके क्या कहते हैं ना मशीनरी का हो, जो आपकी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ना, मशीन इन सेंस इन वेंटिलेटर है, बाईपेप मशीन्स है, ठीक है, एंड कार्डियक मॉनिटर्स है, ठीक है, मतलब जितनी भी मशीनरी जो आप पेशेंट के यूज़ में लेते हो क्लिनिकल पर्पस से, वो सब का रिकॉर्ड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे रजिस्टर्स आपको प्रॉपर वे में मेंटेन करना होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मल प्रेशर इन पोर्टेबल सक्शन मशीन। एक तो होती है मतलब पोर्टेबल सक्शन मशीन, ठीक है, जो आप बेड टू बेड कहीं पर भी लेके जा सकते हो पेशेंट के पास में बेड साइड के अंदर, ठीक है, और एक होती है वॉल सक्शन के अंदर। अब दोनों के अंदर अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप अलग अलग प्रेशर होते हैं, ठीक है, आप लिख भी लीजिएगा एंड एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं आपको। देखिए, इन्फेंट यानी अप टू 1 ईयर ऑफ एज 2 to 5 mm ऑफ HG पोर्टेबल मशीन का प्रेशर होना चाहिए इन्फेंट के लिए। चाइल्ड के लिए 5 to 10 mm ऑफ HG पोर्टेबल सक्शन मशीन का प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और वही एडल्ट यानी मोर देन 18 ईयर 19 ईयर की एज से लेकर सो ऑन 10 to 15 mm ऑफ HG का पोर्टेबल सक्शन मशीन का प्रेशर होना चाहिए। वही अगर नॉर्मल प्रेशर की बात करें वॉल सक्शन यूनिट का, ठीक है, तो वो होना चाहिए इन्फेंट के लिए, ठीक है, 50 to 95 mm ऑफ HG, जो सेंट्रल सक्शन यूनिट्स होती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग है ये वॉल सक्शन यूनिट का। इन्फेंट में होनी चाहिए 50 to 95 mm ऑफ HG मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजीनियम, ठीक है। चाइल्ड का होना चाहिए 95 to 110 mm ऑफ HG एंड एडल्ट का होना चाहिए 100 to 120 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजीनियम। अब आपके लिए मैं बता दूं कि जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो वॉल सक्शन यूनिट का एडल्ट से रिलेटेड पूछा जाता है कि भी आपके एक एडल्ट है, ठीक है, वॉल सक्शन आपने किया है या फिर सक्शन किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी गौरतलब है, यानी कि जो फोकस करने वाला पॉइंट वो ये है कि आपको जो पूछा जाता है ना क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का सक्शन से रिलेटेड, वहां पे अगर वॉल सक्शन लिखा है सबसे अच्छी बात, और अगर वॉल सेक्शन या पोर्टेबल सेक्शन कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन के अंदर 120 दिया है, तो आप ये लेकर चलिए कि उसने इनडायरेक्टली वही चीज़ पूछी है आपसे। जैसे कि लंबर पंक्चर के अंदर मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया था कि लंबर पंक्चर करने होते तो 2 साइड्स होती है, बी एडल्ट के अंदर L3 L4 और पीडियाट्रिक्स के अंदर L4 L5। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, कि लंबर पंक्चर करना है, एज ग्रुप नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हम वहां पर क्या लेकर चलेंगे? L4 L5, करेक्ट। ठीक वैसे के वैसे यहां पर अगर सक्शन लिखा है और 120 या 110 ऑप्शन में दिया, जैसे कि इसकी रेंज दी हुई है 100 से लेकर 120, तो आपको 120 चूज करना है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रेंज पर्टिकुलर सक्शन की, चाहे वो पोर्टेबल हो या वॉल का हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक ये क्वेश्चन है एबीजी एनालिसिस का, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया था आपको। आई होप उससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट से क्लियर होने में हेल्प हुई होगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जब एबीजी की रिपोर्ट होती है उसको रीड आउट करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो इंटरवेंशन लेते हैं, उसके अंदर हम जो चीज़ें ध्यान में रखते हैं वो कौन कौन सी होती है? पीएच होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड बाइकार्बोनेट का लेवल होता है। अब यहाँ पर ठीक है, हम ऑक्सीजन का लेवल भी ध्यान रखते हैं, PaO2 भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 सिचुएशन होती है। देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मतलब ये क्लियर करना जरूरी है कि भाई ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है, ठीक है। फिर उसके बाद में कि भाई पर्टिकुलर सिचुएशन है वो कंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब पीएच है और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पीएच अगर डाउन तो कार्बन डाइऑक्साइड अप, और अगर पीएच अप तो कार्बन डाइऑक्साइड डाउन, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। वही बाइकार्बोनेट होते हैं, वो पीएच के साथ में सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। मतलब अगर बढ़ेंगे तो साथ में, घटेंगे तो साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीएच की रेंज है 7.35 टू 7.45 लेकर चलते हैं, एंड 7.4 है वो अपन एक न्यूट्रल मार्क पॉइंट लेकर चलते हैं, उसको भी मैं लेटर ऑन किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। यूं भी देखा जाए तो 7.35 टू 7.45 होता है, ये 7.4 है, यानी अगर इसके आगे यहाँ पे पीछे जीरो भी लगा दिया जाए तो नॉर्मल रेंज के अंदर ये। वही PCO2 की बात करें तो 35 टू 45 mm ऑफ Hg जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल रेंज होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिखती सी बात है कि यहाँ पे 45 से काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, यानी ये नॉर्मल एंड ये क्या है, अब नॉर्मल, ठीक है। और वही अगर बाइकार्बोनेट की बात करें तो 22 टू 26 या 27, ठीक है, वेराई कर सकता है कॉम्पिटिटिव गाइड्स या क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर ये रेंज होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी जो रेंज है वो क्या है, बढ़ा हुआ है, ठीक है, 27 से ज्यादा ये, तो ये भी क्या अब नॉर्मल है। तो नॉर्मल अब नॉर्मल अब नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो क्लियर हो गया है कि ये नॉर्मल है और ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वही अगर बात करें बाइकार्बोनेट की, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट भी आप देख सकते हो कि अब नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है, यहां पर इसको 7.4 को, ठीक है, फोकस में रखते हुए ये सिचुएशन क्या है, कंपेंसेटेड, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना जरूरी है, ठीक है, और यही इसका फुल डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। यानी कंपेंसेटेड सिचुएशन के अंदर 3 चीजें होगी, ठीक है। मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। पीएच क्या होगी, नॉर्मल, PCO2 क्या होगा, अब नॉर्मल, एंड बाइकार्बोनेट क्या होगा, अब नॉर्मल, NaA, ठीक है। वही अगर पार्शियली कंपेंसेटेड होता तो उस कंडीशन में तीनों ही रेंजेस क्या होती, अब नॉर्मल, ट्रिपल ए, ठीक है। वही अगर अनकंपेंसेटेड सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन में ये तो क्या होता है, पीएच अब नॉर्मल, और इन दोनों में से कोई एक चीज क्या होती, अब नॉर्मल, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि जानते हैं हम कि इंटेस्टाइनल सर्जिकल इमरजेंसीज में से एक है, ठीक है। और इसके अंदर चिल्ड्रन के अंदर और एडल्ट के अंदर, ठीक है, जैसे देखिए इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, इंटरसेप्शन होता है, एडेशन होता है, वॉल्वुलस होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें मतलब टाइप्स ऑफ क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो चिल्ड्रन के अंदर कौन सा जो मोस्ट कॉमन जो हमें देखने को मिलता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वो होता है इंटरसेप्शन, ठीक है। इंटरसेप्शन के अंदर क्या होता है कि भाई टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन हो जाता है, यानी इंटेस्टाइन के एक पार्ट के अंदर दूसरा पार्ट इंसर्ट हो जाता है या फिर इन्वेजन हो जाता है उसका, ठीक है। वही अगर एडल्ट की बात करें तो एडेशन हो जाता है, यानी पर्टिकुलर जो इंटेस्टाइन की लेयर है, ठीक है, उनके अंदर क्या हो जाता है, एडेशन, यानी चिपक जाती है आपस के अंदर, ठीक है। अब वो चाहे ड्यूडिनम हो, जेजुनम हो या इलियम के अंदर हो, ठीक है। इंटरसेप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्टूल का कलर कैसा होता है, करंट जेली। ये भी पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, स्टोमा कलर, ठीक है। कोलोस्टोमी करते हैं तो कोलोस्टोमी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोलोस्टोमी इरिगेशन का वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कोलोस्टोमी की केयर कौन सी होनी चाहिए, ड्राई कोलोस्टोमी, वेट कोलोस्टोमी, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ये कि भी जो इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है, यानी पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर पेशेंट आपके पास में है, ठीक है, और उस पीरियड के अंदर, ठीक है, ये पोस्ट ऑप यानी ऑपरेटिव
और PER यानी पीरियड के अंदर जो स्टोमा का कलर है वो कैसा होना चाहिए। देखिए जो इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है, ठीक है, चाहे वो 24 आवर्स हो, 48 आवर्स हो, 72 आवर्स हो, उसके अंदर जो स्टोमा का कलर होता है, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, आपने वहाँ पे इन्वेजन किया मीन्स सर्जरी की है, तो वहाँ पे उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, एज अ कंपेंसेशन और कंपेंसेटरी प्रोसेस, ठीक है, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी एंड विस्कोसिटी, ब्लड सप्लाई एटसेट्रा एटसेट्रा के बेस पे वहाँ का कलर क्या होगा, डार्क रेड, विस्कोसिटी हाई होगी, ठीक है, मीन्स वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होगी। ओके, तो ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग। वही अगर इनिशियल पीरियड के अंदर ही आपको अगर थोड़ा सा धीरे धीरे डिके कलर का जो टिश्यूज है वो डिके हो, नष्ट हो, और कलर का जो स्टोमा का कलर है वो नॉर्मल सी की जगह धीरे 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 थोड़ा सा पर्पलिश और ब्लूइश कलर का देखने को मिले, तो ये क्या है, ये अबनॉर्मल फाइंडिंग है। इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम के अंदर 2 या 3 लाइन के अंदर बड़ा चढ़ा के डिस्क्राइब किया जाएगा, लेकिन आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। आपको बस एक पिन पॉइंट, एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर स्टोमा का कलर डार्क रेड है तो वो नॉर्मल है, और वही अगर पर्पल है तो वो अब नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं BLS के अंदर, बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर, CPR के अंदर, ठीक है, और इसका रिलेटेड एक आध पॉइंट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि भी 2 मिनट के अंदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो अपना रोल स्विच करते हैं, ठीक है, और 5 कार्डियक साइकिल्स, ठीक है, वो देते हैं, ठीक है, CPR की। अब यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात यह है कि एडल्ट और इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो है, अगर एडल्ट के अंदर है तो 30/2 का होता है। अब वो चाहे वहां पर एक HCP हो, HCP यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और चाहे 2 HCP हो, 30/2 का रेशियो होगा वहां पर, ठीक है, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल 15 देन 1 वेंटिलेशन, फिर 15 1 वेंटिलेशन, ठीक है, इस तरीके से वो रोल स्विच करते हैं, ठीक है ना। ये 5 मतलब आपको 2 मिनट के अंदर जितना कंप्रेशन देना होता है, ठीक है, जैसे कि हम 1 मिनट का कंप्रेशन लेकर चलते हैं 100 to 120, ठीक है, वही अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट और ब्रीदिंग की पैटर्न की बात करें, रेस्पिरेटरी एफर्ट की बात करें तो 10 to 12 होनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, और वही एडल्ट की बात करें तो 2 to 2.5 इंच तक कंप्रेशन की डेप्थ होनी चाहिए, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ में ये सब चीजें शेयर करूंगा, ठीक है। तो इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर कितना होना चाहिए, तो यहां पे 2 चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। 30/2 अगर एक HCP है तो ध्यान में देने वाली बात है, अगर एक HCP है तो 30/2 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो होगा, और वही अगर 2 HCP है तो 15/2 यानी कि 15 कंप्रेशन के ऊपर 2 वेंटिलेशन होंगे। अब वो चाहे आप एम्बू से दे, चाहे आपके वेंटिलेटर से सपोर्ट में हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। और वही, ठीक है, एस्फिक्सिया नियोनेटरम, एस्फिक्सिया नियोनेटरम की यानी कि बच्चा है, न्यूबॉर्न है, उसका गला चौक हो गया है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। अब उस कंडीशन में कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो जो है वो क्या होगा, यानी 90 क्या हो गए, कंप्रेशन होंगे, और 30 क्या होगा, वेंटिलेशन होगा। तो वेंटिलेशन CV रेशियो यानी कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितना होगा, 3/1। इस तरीके से आपको वहां पर कंप्रेशन टू वेंटिलेशन प्रोवाइड करने हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि करंट अफेयर से रिलेटेड और भी मतलब डे बाय डे हमें मतलब ये चीज़ें एक्टिव रहनी है, ध्यान में रखना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाने होते हैं, ठीक है, हाल फिलहाल के एग्जाम्स के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उन्हीं में से 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए आज जैसे कि हम 74th रिपब्लिक डे बना रहे हैं, ठीक है, तो इससे पहले ही हमारे देश में नागरिकों को दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान में से एक जो होते हैं वो होते हैं पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कारों में सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, नंबर 2 पे होता है पद्म विभूषण, नंबर 3 पे होता है पद्म भूषण, नंबर 4 पे होते हैं पद्मश्री। तो आज मतलब गणतंत्र दिवस से पहले हमारे देश में दिए जाने वाले इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो इस साल 6 लोगों को, ठीक है, पद्म विभूषण दिया जाएगा, ठीक है, 6 लोगों को जो कि अलग अलग फील्ड के अंदर अपनी महारत हासिल करते हैं, अपने प्रोफेशन में मास्टरी हासिल करते हैं, एंड उनका जो काम होता है, ठीक है, या तो इनक्रेडिबल होता है या तो सोशली पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब उन्होंने कुछ हटकर किया होता है अपनी फील्ड के अंदर, और बहुत ही अप्लोजेबल मीन्स बहुत ही अच्छा प्रशंसनीय कार्य किया होता है, ठीक है, उन लोगों को ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। 9 पर्सन्स को दिया जाएगा पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है, 91 लोगों को दिया जाएगा पद्मश्री पुरस्कार।
अब इसी में से एक मतलब मैंने ये अलग से स्पेसिफाई करके नाम लिखा है कि भी ORS के डिस्कवर करने वाले खोजकर्ता कौन थे। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर दिलीप महालानाबिस, ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर दिलीप महालानाबिस को इन तीनों में से कौन सा पुरस्कार दिया गया, या फिर चारों ऑप्शन दे दिए, यानी कि भारत रत्न भी दिया जाए, तो आपका ये आंसर होगा क्या, पद्म विभूषण। इस साल इनको पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है, ठीक है। बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े अच्छे मतलब इन्वेंशनर थे अपने समय के, और इन्होंने डिस्कवरी की थी ORS की। इस महान उपलब्धि के लिए इनको, ORS की डिस्कवरी के लिए इनको पद्म विभूषण दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भी जो लेट डॉक्टर दिलीप महालानाबिस को जो पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, किस क्षेत्र के हिसाब से, तो चिकित्सा, और किस खोज के लिए, तीसरा क्वेश्चन ये बन जाए, किस क्षेत्र का आ जाए तो चिकित्सा, किस उपलब्धि के लिए पूछे तो ORS की डिस्कवरी इन्होंने की थी। ORS जैसे कि हम जानते हैं डायरियल डिजीजेस, डिहाइड्रेशन के अंदर जो सबसे बड़ा एक हथियार और सबसे बड़ा मेडिसिन, ठीक है, प्राइमरी फर्स्ट लेवल का जो हमारे मेडिसिन का, हमारी क्लिनिकल फील्ड के अंदर इंपॉर्टेंस जो ORS की है हम जानते हैं, तो उसकी खोज इन्होंने की थी, ठीक है। वही एक और करंट अफेयर है कि हाल ही में हमारे देश के अंदर पहली स्वदेशी यानी इंडिजीनस वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, फॉर अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर जो विकसित की गई है, उसका नाम क्या है, सर्वावेक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, भी आपसे पूछ लीजिए कि पहली स्वदेशी, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वर्क करने वाली या फिर जो वैक्सीन दी जाती है सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट, वो कौन सी वैक्सीन है, सर्वावेक, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, 31,45, ठीक है। और इस तरीके से ये आज का सेशन हुआ है कंप्लीट, और आई होप आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने समझ में आए होंगे, बहुत ही चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की है, ठीक है। तो आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी मैंने आपको 2-3 एक्सप्लेन किए हैं, एंड इनसे ही रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा। सो इसी बेस्ट विश के साथ में आज का वीडियो एंड करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे लास्ट में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमेशा कीजिए, क्योंकि मैंने पर्पस बता रखा है कि इससे उन लोगों का भी फ़ायदा होता है जिनको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक अच्छे वे के अंदर, अच्छे वे मीन्स कि मतलब आपको मतलब खुद की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है, इन अ कॉन्फिडेंट वे आप किस तरीके से अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगाकर अपना रिजल्ट अपने फेवर में देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता होता है कि आपने कितनी मेहनत की है, तो आपकी जो मेहनत है आपके खुद के परफॉर्मेंस से दिखनी चाहिए, और वही चीज़ें आप जब खुद के अंदर मतलब इम्प्रूव्ड देखते हैं, ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन किसे कहते हैं, इम्प्रोवाइजेशन उसे ही कहा जाता है कि जब आप अपने खुद की परफॉर्मेंस को एग्जाम बाय एग्जाम, ठीक है, सुधरते हुए देखते हो, ठीक है। आप खुद तो पढ़ रहे हो, लेकिन अगर कोई आपको एक एक्सटर्नल सपोर्ट कि भी मैंने ये जो पढ़ा है वो सही में सही पढ़ा है, या उसके अंदर और भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, या और भी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तो उसी पर्पज़ के साथ में यहाँ पर मैं आपके साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो आई होप आप सब के लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है। और इसके अलावा RML लखनऊ के एडमिट कार्ड है वो भी अपलोड कर दिए गए, जिनका आने वाले टाइम के अंदर एग्जाम है। SGPJ लखनऊ का भी एडमिट कार्ड अपलोड हो गया लिंक, ठीक है। तो आप हमारे कम्युनिटी पेज पर भी जाकर इनके लिंक को ना चेक कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए पायनियर नर्सिंग चैनल पर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल, जय हिंद।